हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो राइस कोचिंग है वो अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर रहेगी। वहीं पर हम क्लास 10th से स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10th में हम मैथ्स को पहला वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं पहला वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैथ्स क्लास 10th का रहने वाला है। इसके साथ साथ में अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा और क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स और उसके साथ में मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले लेके आया हूँ मैथ्स को, और अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो मैथ्स में आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने का काम मेरा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, मैंने सबसे पहले जो लिया हुआ हूँ वो चैप्टर 1 है। यहाँ पे चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। 9वीं में आपने पढ़ के आया था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपने 9वीं में पढ़ के आया हुआ था। उसमें क्या था, संख्या पद्धति जब आपने पढ़ा हुआ था तो संख्या पद्धति में आपने पढ़ा था संख्या रेखा क्या होती है। उसके साथ में आपने देखा था पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। उन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक जो क्लास 10th के लिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम उनकी भी बात करेंगे। संख्या रेखा पर फिर से वापस से बात करेंगे। मेनली 2 टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना है, और 2 टॉपिक क्या क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा टॉपिक है हमारे पास में अपरिमेय संख्याओं। देखो, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, ये कंफर्म है। पेपर में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो पेपर में अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया है तो या तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ रहा है तो या तो अभाज्य गुणनखंड से आएगा या अपरिमेय संख्या से आएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर के ओवरव्यू की, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे संख्या रेखाएं क्या है। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे संख्या रेखाओं से जो संख्या हमारे पास निकल के आ रही है, जैसे कि प्राकृत संख्या, उसके अलावा पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये हम पढ़ेंगे जब संख्या रेखा पढ़ेंगे उस टॉपिक में, ठीक है ना। जब हम संख्या रेखा पढ़ लेंगे तो हमारे पास में ये कुछ संख्याएं निकल के आएगी और उस संख्या से हम रिलेट करेंगे वास्तविक संख्या को, जो कि चैप्टर का नाम है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, मतलब कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त को निकालना, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा 8वीं तक का जो लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त है वो डिवीजन मेथड से, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड पढ़नी है, मैं बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भन, ठीक। बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलता हूँ। चलो, यहाँ पे हम बात करें हमारी राइस टीम की, तो राइस टीम में हमारे पास में है देशराज सर। देशराज सर जो है वो आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। अगर आप क्लास 11th और 12th की बात करें, ठीक है। इसके अलावा जो मिथिलेश सर है वो आपको पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर बात करूं तो फिर 11th और 12th। अच्छा, इसके अलावा आपको 9th और 10th में जो साइंस होगा वो भी आपको मिथिलेश सर ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स। किस किस क्लास में मैथ्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक। इसके अलावा मैं और क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊंगा 11th और 12th में फिजिक्स, ठीक। मतलब कि आपकी जो क्लास है वो पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड है। टाइम पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बायोलॉजी की क्लास जो है वो देशराज सर देंगे, साइंस और केमिस्ट्री की क्लास जो है वो मिथिलेश सर देंगे, और मैथ्स और फिजिक्स की जो क्लास है वो मैं देने वाला हूँ, ठीक। मतलब कि आपकी तैयारी में अब कोई कमी
नहीं रहेगी। ठीक, बात करेंगे आज हम वास्तविक संख्याएं की, और वास्तविक संख्याओं में हमने सबसे पहले बात किया था, हम लेने वाले थे संख्या रेखा। ठीक, अब जब मैं संख्या रेखा की बात करूंगा तो संख्या रेखा हमारे को कुछ ऐसे देखने को मिलती है, ये। ठीक, संख्या रेखा जो है वो हमें कुछ ऐसे देखने को मिलती है। संख्या रेखा पे अगर मैं बात करूंगा सेंटर पे, तो सेंटर पे होता है 0। अच्छा, दिख नहीं रही होगी, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। संख्या रेखा कुछ ऐसे लेके चलते हैं, ये अभी बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा होगा। संख्या रेखा के सेंटर पे होता है 0। अगर मैं बात करूं संख्या रेखा के आगे की तरफ चलते हैं तो मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 और आगे कंटिन्यू। वैसे ही अगर मैं माइनस साइड की बात करूंगा, मतलब 0 से मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये आप पढ़ते आ रहे होंगे कक्षा 8वीं से, ठीक है ना। मगर 9वीं में बहुत अच्छे से आई थी जब आप संख्या पद्धति को पढ़ रहे थे। ठीक, और यहाँ से आपने देखा हुआ था जब आपने संख्या रेखा पढ़े हुए थे तो सबसे पहली संख्या आई थी आपके पास में निकल के प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या हम किस संख्या को बोल रहे थे? प्राकृत संख्या हम उन संख्याओं को बोल रहे थे जिन संख्याओं को हम गिन सकते थे, मतलब जिन संख्याओं को हम गिन सकते थे 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू हमारी अनंत तक जा रही थी। ठीक है, जब प्राकृत संख्या हमने पढ़ा था उसके जस्ट अगली हमारी संख्या जो आई थी वो आई थी पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या हुई थी? पूर्ण संख्या हमने बोला था जो अपने आप में पूर्ण होगी, और अपने आप में पूर्ण हमने कौन सी संख्या को लिया था? हमने लिया था यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, और ये भी संख्याएं आगे तक चल रही थी। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्या देखा था, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या देखा था, पूर्ण संख्या जो थी वो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा हुआ था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या थी? पूर्णांक संख्या में हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, मतलब जो ये दिख रहा है 0 भी, सारी पॉजिटिव वैल्यू भी, सारी नेगेटिव वैल्यू भी, मतलब जो पूर्णांक संख्या है ये अनंत से चलते आ रही थी। वैसे -2 फिर -1, उसके बाद 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ये कंटिन्यू आगे चल रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या क्या हो रही थी? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते थे। एक देखो टॉपिक आया हुआ था परिमेय संख्या, तो वहां पे हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन देखा हुआ था। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या हो रहे थे? सहभाज्य हो रहे थे, p और q साथ में पूर्णांक भी हो रहे थे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या की, और परिमेय संख्या मैंने बोल दिया p/q के रूप में लिखेंगे, तो मुझे इसे लिखना होगा 1/2 2/3 3/4। अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। ऐसे q की वैल्यू कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4, मतलब p और q के मान हमेशा यहाँ बदल सकते हैं। ठीक, और एक और संख्या आई थी जिसे हमने बोला था अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या हो रही थी? अपरिमेय संख्या वो संख्या हो रही थी जो कि आपको करनी में दिखे, या पाई के मान में हो, या फिर उसके साथ में मैं कहूं तो वो कभी भी अपनी पुनरावृत्ति नहीं कर रही हो। जैसे एग्जांपल करनी 2, करनी 3, करनी 5, या इसके अलावा कौन सा जो वैल्यू पाई में हो, या इसके अलावा कौन सा 0.1 001 0001। ऐसी संख्याएं जो अपनी पुनरावृत्ति नहीं कर रही थी, उन संख्याओं को हमने बोला था अपरिमेय संख्या। ये तो बात थी एकदम 9th की। ठीक, 9th की बात थी, और यहाँ पे हमने टॉपिक में भी बात किए थे। जो टॉपिक था हमारा वहां पे हमने लिखा था संख्या रेखा पढ़ेंगे। संख्या रेखा में क्या क्या पढ़ने वाले थे? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इन सबको जब मिला देंगे, इन सबको मिलाने के बाद हमारे को मिल रही थी वास्तविक संख्या। और हमने एक डायग्राम ये पढ़ा हुआ था जिसे हमने बोला था बेन आरेख। बेन आरेख कैसे बन रहा था? बेन आरेख देखिए ये कैसे बन रहा था, जरा समझना। सबसे अंदर में हमारे पास में आई थी प्राकृत संख्या, 9वीं में आए थे एकदम।
1 2 3 ऐसी और भी संख्या हो रही थी। उसके जस्ट ऊपर से जो आया था इसे हमने बोला था पूर्ण संख्या। अब ये क्या था पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या को हम बोल रहे थे 0 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 तो इसमें आएगी ही आएगी। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था पूर्णांक। पूर्णांक में क्या था? -1 -2 आ जाएगा, कहीं -7 आ जाएगा, फिर वही 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं इनमें आ रही थी। इसके अगला जो सर्किल था हमने उसमें पढ़ा हुआ था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हमने वही लिखा था भिन्न के रूप में 1/2 2/3 4/9 ऐसी जो भी संख्या आ रही थी वो परिमेय संख्या। अगला हमने पढ़ा हुआ था अलग से लेके अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्या थी? अपरिमेय संख्या वो संख्या थी जो हमें करनी में दिखी थी। अभी बात हुई थी करनी 2 करनी 3 इनकी अभी बात हुई थी, और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा वास्तविक संख्या, जो हमारे चैप्टर का नाम। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो इसके अलावा हम और क्या क्या देखने वाले हैं? हमने देखने वाले हैं यहाँ पे देखो वास्तविक संख्या तक की बात हो गई है, भाज्य संख्याएं देखेंगे और अभाज्य संख्या देखेंगे। अब ये भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक, बात करूंगा मैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की। तो पहले ला लेता हूं मैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अच्छा मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? कोई मुझे बता पाएगा भाज्य संख्याएं क्या और अभाज्य संख्याएं क्या? चलो देखो 9वीं में फिर से ये कॉन्सेप्ट आया था, मगर वापस से 10वीं में मैं रिपीट करता हूं। जिस संख्या में किसी संख्या से भाग हो रहा हो, किसी संख्या से भाग हो रहा हो वो क्या होगी भैया? हमारी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? या तो स्वयं से या किससे हो जाए? देखो या तो स्वयं से हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किससे हो जाए? या 1 से विभाजित हो। देखो कॉन्सेप्ट को समझना, अगर किसी भी संख्या से भाग हो गई मतलब भाज्य संख्या है, अगर स्वयं से भाग हुई है या 1 से भाग हुई है इसका मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमें जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैं लिख दूंगा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। बिल्कुल भैया एकदम याद कर लेना, क्यों? क्योंकि यही लगेगा। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, चलो चेक कर लेते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या आने वाली है? देखो सबसे पहली संख्या आएगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 तो होगी भाज्य संख्या, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 15 17, फिर 19, उसके बाद 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53, उसके बाद 53 के बाद चलेंगे तो 55 57 59, फिर 61, उसके बाद 63 65 67 69 71 73, फिर 75 77 79, उसके बाद 81 83, फिर 85, फिर 87, फिर 89, उसके बाद में फिर 91 93 95 97 में भी भाग हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ 91 में भी हो जाएगा, 93 में हो जाएगा, 31 93, उसके बाद 95 हो जाएगा, 97 30 90, 97 में नहीं होगा, चलो 97 में नहीं होगा, उसके बाद फिर 99 में भी हो जाएगा। ये रही हमारे पास 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। और क्या देखने वाले थे इसी टॉपिक में हम देखने वाले थे हम इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अब मैं बात करूंगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा और महत्तम समापवर्त क्या होगा। अच्छा आपने लघुत्तम और महत्तम तो पढ़ा हुआ है, बात करेंगे लघुत्तम और महत्तम तो पढ़ा हुआ है। देखो जरा अभाज्य गुणनखंड, इसके साथ में प्लस कर देता हूं मैं
लघुत्तम समावर्त को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और HCF ये बोलते हैं महत्तम समावर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अगर मैं बात करूं, इसका नाम है लघुत्तम समावर्त और इसका नाम है महत्तम समावर्त। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्त और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समावर्त। अब ये क्या होते हैं, चलो चर्चा कर लेंगे। देखो, अगर मेरे पास में कोई संख्या है, दो संख्या है, मान लेते हैं पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 36। क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुना जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि आया ना, मतलब कि आपके पास जो नंबर है इनके आपको अभाज्य गुणनखंड कर देने, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये लिखा आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलो कैसे करेंगे जरा देखें। देखो पहली संख्या क्या थी 12, दूसरी संख्या क्या थी 36। भैया 12 अलग लिख देना, 36 अलग कर देना। क्या करोगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बताने की रहेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बताने की रहेगी, मतलब पहले उसे बताया जाए उसके बाद क्वेश्चन पे आया जाएगा। चलो पहले इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। चलो छोड़ो, एक हेडिंग डाली जाए और उसे लिखा जाए विभाजन के नियम। अब ये विभाजन के नियम क्या वाला है, देखो बात को समझ। कोई भी संख्या, जैसे मैंने अभी क्या क्या लिया था, अभी लिया था मैंने 36 और साथ में लिया था 12। मुझे 36 में भाग देना होगा तो किससे दूंगा, और 12 में भाग देना होगा तो किससे दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और उसी को मैं बोलूंगा विभाजन के नियम। क्या क्या लूंगा भैया, 2 से विभाजन किस में होगा, 3 से किस में होगा, 4 से किस में होगा, 5 से किस में होगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। हाँ, अब भैया 11, 12, 13 ऐसी संख्याएं तो बढ़ती जाएगी। अगर इससे ज्यादा कोई बड़ी संख्या आ गई तो वो आपको 1 और 2 संख्या ज्यादा आएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मगर इतने तो कॉमन है कि हर बार इनसे भाग देना हमें जरूरी रहेगा। तो मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा कि इन पर विभाजन का नियम कैसे लगेगा। चलो 2 से किस संख्या में भाग हो सकता है, तो मैं एक संख्या ले लिया 14/2 और एक संख्या ले लिया 21/2। भैया आंख मूंद के आप बता दोगे 14 में 2 से भाग हो रहा है मगर 21 में 2 से भाग नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इकाई अंक 1 आया है और यहाँ पे इकाई अंक 4 है, मतलब 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, मतलब कि 2 के गुणा होने चाहिए। तो मैं क्या लिख दूंगा, संख्या का अंतिम अंक। अब देखो मैं 2 का गुणज लिखता हूँ, देखो जरा 2 के गुणज लिखना, 2 4 6 8 10, फिर 12 में देखो फिर से इकाई अंक 2 आ गए, फिर 14 लिखूंगा इकाई अंक 4 आ जाएगा, फिर 16 लिखूंगा इकाई अंक 6। इसका मतलब ये है कि इकाई अंक जो है वो सम होना चाहिए। बात खत्म। क्या लिखूंगा, संख्या का अंतिम अंक सम, बात खत्म। अगर संख्या का अंतिम अंक सम हो गया इसका मतलब उस संख्या में 2 से भाग डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। 3 के लिए क्या है, चलो 3 के लिए बात करेंगे। 3 के लिए क्या नया है, चलो 21 में 3 से भाग होता है क्या, ये लो 21 चेक करो, 21 में 3 से भाग हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 3 एकम 3 और 3 7 21। अच्छा बड़ी संख्या ले लेते हैं 48 लो, 48 में 3 से भाग हो रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18, बिल्कुल हो गया। मतलब कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3 के लिए काम आ सकता है। देखो जरा 21 को ऐसे लिखते, अच्छा 2 + 1 करना, 2 + 1 बराबर 3 होता। अच्छा 3 में 3 से भाग दो और बिल्कुल होगा। मतलब कि संख्याओं को अंकों का योग का कॉन्सेप्ट चल सकता है। अच्छा 48 को देख लेते हैं, 48 को ऐसे लिखोगे 4 + 8 करोगे हो जाएगा 12, 12 में 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 4 12। अच्छा मतलब कि 3 से भाग होने के लिए संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या लिख देंगे, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ये एकदम मजा आ गया, विभाजित हो, बिल्कुल सही बात है। संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाए तो हम बोल देंगे कि वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल सही बात है। चलो 4 के लिए क्या होना चाहिए, 4 के लिए देखा जाए तो 4 में कैसे लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 ऐसे ही तो होता है।
2 दूनी 4। और अगर ऐसे होता है तो फिर यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 2 के लिए लिखा था संख्या का अंतिम अंक। अच्छा, यहाँ से एक बात वो समझ आ सकती है कि अगर 2 के लिए संख्या का अंतिम अंक था तो जब 2 बार 2 आएगा तो अंतिम 2 अंक ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। संख्याओं के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो जाए भैया, 2 अंक 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल दिखा दे, चलो एग्जाम्पल देखा जाए। 144 में 4 से भाग होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक बोला तो 44 में मैं चेक करने वाला हूँ, क्या चेक करने वाला हूँ, 4 से 4 एकदम 4, 4 एकदम 4, 4 एकदम 4, भैया एकदम हो गया, मतलब हो जाएगा। चलो बात करते हैं 5 के लिए। मैं बात करूंगा 5 के लिए विभाजन के नियम की। चलो देखा जाए, देखो 5 के लिए मैंने एक संख्या लिखा हूं 56, एक संख्या लिखा हूं 60, एक संख्या लिखा हूं 64 और एक संख्या लिख दिया हूं 90। चलो 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, क्या चेक कर लेंगे, देखिए 11 × 5 = 55 होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और 12 × 5 = 60, मतलब मैं इसको चेक करूंगा तो 5 × 5 बचेगा, 5 दूनी 10। इसको चेक करूंगा 5 × 5 बचा 4, 5 × 8 = 40। चलो इसको चेक करते हैं, 5 × 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 4 बच गया। मतलब ये 2 संख्याएं ऐसी निकल के आ रही है, इन पर 5 से भाग नहीं हो रहा है, और ये 2 संख्याएं ऐसी आ रही है। अच्छा एक संख्या वो ले लेते हैं, आपका डाउट थोड़ा और क्लियर होगा। एक संख्या होता है, ये लो, कौन सी ले लें, 75 / 5। चलो 5 × 5, 5 × 5 बचा 2, 5 × 25, अरे हो गया। इसका मतलब ये है कि संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो जाए, पहली कंडीशन, या तो क्या हो जाए हमारे पास 5 हो जाए। क्या लिख देंगे, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, संख्या के अंतिम अंक, 2 ही कंडीशन है, क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए 5 हो जाए। क्या लिख देंगे, संख्या का अंतिम अंक 0 या क्या हो जाए 5 हो। ये खेला खत्म। चलो बात करेंगे आगे 6 के लिए। चलो 6 के लिए, अच्छा 6 कैसे लिखते हैं, 6 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 2 दिया 6। मतलब भैया अगर किसी संख्या में 6 से भाग हो तो उसके लिए हम क्या 2 और 3 की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। अगर मेरे पास किसी संख्या में मुझे 6 से भाग देना हो तो मैं पहले क्या चेक करूंगा, अच्छा चलो ले लेते हैं, कौन सी संख्या लेने, एक संख्या ले लेते हैं 2 1 6, 216 / 6। पहले चेक कर लेते हैं हो रहा कि नहीं हो रहा, पहले देख लो, 6 × 6 6 × 18 बचा 3, 6 6 36, बिल्कुल हो गया भैया, एकदम गजब तरीके से। अब देखो मैं क्या देखता हूं कि जो 216 लिखा था उसका अंतिम अंक था सम, 6 जो था वो सम था, मतलब 2 का रूल्स अप्लाई हो गया, ये 2 का तो काम हो गया। 3 के लिए क्या था, संख्याओं के अंकों का योग। देखो 216 ऐसे लिखे थे, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 में 3 से भाग हो सकता है, मतलब 2 और 3 का नंबर एकदम गजब फिट हो रहा है। क्या लिख देंगे, संख्याओं, ऐसे लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख दो, 2 और 3 के नियम, 2 और 3 के नियम। नहीं तो क्या लिखना पड़ता, नहीं तो आपको लिखना पड़ता संख्या का अंतिम अंक सम हो एवं संख्याओं के अंकों का योग 6 से 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या जो है वो 3 से 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलो 7 के लिए क्या है, 7 के लिए कुछ नया आएगा वो जरा समझेंगे आप। देखो 7 के लिए जो रूल्स आएगा उसे आपको समझना पड़ेगा। 7 के लिए है कि देखो मैं एक संख्या ले लेता हूं, संख्या में ले लेता हूं 3 4 3, मुझे इसको भाग देना है 7 से। चलो देखो क्या क्या करोगे वो पहले समझो। जो संख्या का अंतिम अंक है ना उसको 2 गुना कर दो, मतलब 3 को आप गुणा 2 कर दो, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। पहले देखो मैं क्या लिखा हूं, पहले समझना, संख्या का अंतिम अंक, का अंतिम अंक क्या करना है, 2 गुना, संख्या का जो अंतिम अंक है उसे मुझे 2 गुना कर देना है, अंतिम अंक 2 गुना कर, क्या करना है, देखो जब मैंने 2 गुना कर दिया कितना आ गया, 3 दूनी 6, शेष संख्या कितनी बची 34, 34 से माइनस कर दो,
34 से माइनस कर दो 6, कितना आएगा 28। ये लो, अब 28 में चेक करो आप, 28 में चेक करो 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7 और 7 चौ 28। मतलब आपको संख्या का अंतिम अंक को दोगुना करना है और शेष संख्या से घटा देना। जो शेष पर आपका आए अगर उसमें 7 से भाग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, जो पूरी संख्या उस पर 7 से भाग हो जाएगा। अच्छा लंबा चौड़ा हो रहा, छोटा कर दो। ये लो, कुछ नहीं करना, ये एग्जाम्पल उठा के टिक देंगे। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कुछ ये है, 343 था, 343 में 7 से भाग दे रहे थे, अंतिम अंक को क्या करना है दोगुना, कितना आया 6। शेष संख्या कितनी थी 34, 34 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आया 28। चेक करो क्या 28 में 7 से भाग हो रहा है, 7 एकम 7, 7 चौ 28, मतलब 343 में 7 से भाग बिल्कुल हो। ठीक, आपको ऐसे लिखना, ऐसे लिख लेना, या क्या लिखोगे, या लिखोगे संख्या के अंतिम अंक को दोगुना कर शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो। लंबा चौड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख लो, बहुत अच्छी बात। चलो आगे चला जाए और देखा जाए 8 के लिए। अच्छा 8 को कैसे लिखेंगे, 8 कैसे लिखाएगा भैया जरा समझो। 2 गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब देखो 2 के लिए क्या था संख्या का अंतिम अंक, 4 के लिए क्या हो गया था अंतिम 2 अंक। तो 8 में कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहा है। क्या लिख देंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक। चलो इसके लिए लिखा जाए संख्या के अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो जाए, 8 से विभाजित हो। ये 8 का खेला खत्म। 9 की बात करते हैं, 9 के लिए क्या होगा भैया, 3 के लिए था संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, बिल्कुल सही बात है भैया। मतलब संख्या के अंतिम जो अंकों का योग है वो अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित संख्या पूरी हो रही। अगर 9 से विभाजित हुआ तो 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या लिख देंगे, इसके लिए लिखा जाएगा, इसको इधर लिखा जाए, इसके लिए चलो इसको हटाते हैं, 9 को नीचे लाते हैं। चलो 9 को यहाँ लेके आया और लिख दिया संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो। बिल्कुल सही बात है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि जो संख्या है हमारी 9 से भाग हो रही है। अब बात करूंगा मैं 10 के लिए। 10 के लिए क्या नियम लगाओगे, 10 के लिए बहुत सिंपल नियम, 10 के लिए बता दें। 10 के लिए बहुत सिंपल नियम, क्या सिंपल नियम है, बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या है भैया, ये लो 360 बटे 10, 210 बटे 10, 900 ऐसे लिख देते 9600 ये बटे 10, वो लिख लेते हैं 8340 बटे 10। देखो जरा 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, मतलब हर बार 0 से 0 कटेगा। इसका मतलब इस 0 को काटने के लिए अगली संख्या जो आपको दी जाए उसमें 0 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, संख्या का अंतिम अंक क्या होता है भैया, बिल्कुल अब तक समझ गए होंगे। संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक क्या हो जाए, 0 हो। बिल्कुल सही बात है। चलो 11 के लिए देख लेते हैं। 11 के लिए क्या हो जाएगा जरा समझा जाएगा। 11 के लिए पहले बात समझेंगे उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे। चलो 11 के लिए लिख लेते हैं, देखना जरा 11 के लिए 0 मैंने लिख दिया हूँ 1331 बटे 11। अभी मुझे नहीं पता है कि 1331 में 11 से भाग हो रहा है, मगर मैंने थोड़ा सा क्या किया, एक रूल्स बनाया और वो रूल्स आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। एकांतर जो संख्याएं हैं इनका योग करो, इनका योग करो, 3 और 1 मिलके 4, 3 और 1 मिलके 4, और इनको आपस में घटा दो। ये 4 में से 4 गए 0। अब 0 में 11 से भाग दो, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने मिलेगा 0। इसका मतलब यह है 11 के लिए नियम लिखा जाएगा कि जो संख्या है उन संख्याओं के एकांतर संख्याओं का योग करो और आपस में घटाओ। जब आप आपस में घटाओगे तो आपको मिलना चाहिए 0 या 11। क्या लिखेंगे, संख्या के एकांतर संख्याओं का योग
करने पर योग करके, ऐसे लिख देते हैं, योग करके आपस में घटाने पर, आपस में घटाने पर क्या क्या प्राप्त हो, 0 या 11 प्राप्त हो। अगर 0 या 11 प्राप्त हुआ तो आपकी जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। क्या क्या पढ़े एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने के बाद में हम देखेंगे एक्सरसाइज। चलो, प्राकृत संख्या क्या थी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सबसे पहले ये समझे हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, उनका वेन डायग्राम जो आपने 9वीं में पढ़ा।